हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें साइमन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, इन सबको हम कवर करेंगे। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण अतः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। यह आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ किया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री राउसे मैकडॉनल्ड ने की। 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। अंग्रेजों द्वारा शासित भारत में राजनीतिक नेताओं और सियासतों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और व्यापारिक नेताओं ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उनमें से कई नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौता पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की, क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था। सहभागी, अब देखते हैं सहभागी। मुस्लिम लीग, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खान, AK फजलुल हक। हिंदू सभा, BS मुर्जे और MR जयकर। उदारवादी में तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री। सिख में थे सरदार उज्जवल सिंह, और कैथोलिक जो ईसाई हैं, ईसाई में थे AT पन्नीरसेवर। दलित वर्ग से थे BR अम्बेडकर। रियासते अकबर हैदरी, हैदराबाद के दीवानी, मैसूर के दीवानी सर मिर्जा इस्लाम, ग्वालियर के कौशल नारायण हक्सर, पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां, नवाब नगर के S रंजीत सिंह जी, अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर, और इंदौर, रीवा, धौलपुर, कोड़िया, सांगली और सरीला के शासक। एक अखिल भारतीय महासंघ बनाने का विचार चर्चा का मुख्य बिंदु बना रहा। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी समूहों ने इस अवधारणा का समर्थन किया। कार्यकारी सभा ने व्यवस्थापिका सभा तक की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई, और BR अम्बेडकर ने अछूत लोगों के लिए अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। यह वास्तव में दलितों के लिए उपहार था। उनको भी इस प्रकार अनदेखा नहीं किया जा सकता था। अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक 8 सदस्य वाली समिति बनाई गई थी। इस समिति ने प्रस्तावित संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया, उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से पुकारा गया। अब देखते हैं सर्वदलीय सम्मेलन। साइमन कमीशन के विरोध
एवं बहिष्कार के पूर्व ही 1925 ईस्वी में भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड के ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदाय की आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार करके तो ब्रिटिश सरकार निश्चय ही उस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। भारतीय नेताओं ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। अगला सम्मेलन 19 मई 1928 ईस्वी को मुंबई में हुआ। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सर्वदलीय समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया। अब इसका परिणाम को देखते हैं। यह सारी रिपोर्ट बड़ी कठिनाई और आशंकाओं के बीच बनी थी। लगभग हर प्रश्न पर ही समझौता करना मुश्किल हो जाता था। गांधी जी इस सर्वदलीय सम्मेलन में हाजिर नहीं थे और न ही उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज को स्थान न देकर आंशिक स्वतंत्रता की मांग की गई थी। नागरिकों के मूल अधिकारों में राजा और जमींदारों के असीम भूमि अधिकारों को सुरक्षित रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप देश के नेताओं और आम जनता ने इसे मान्य नहीं किया। अगला देखते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य ये था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। इसे साइमन आयोग या कमीशन इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। साइमन आयोग के मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे। पहला था भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें शामिल हो। दूसरा था केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। 3 में वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियां दी जाए। 4 में एक लचीले संविधान का निर्माण हो। अब देखते हैं आगे साइमन कमीशन के सुझाव क्या थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि प्रांतीय क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित किए जाए। केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का अभी समय नहीं आया। केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना का पालन किया जाए। साथ ही इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं। विरोध और लाला लाजपत राय की मृत्यु। अब ये देखते हैं। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, जो भारतीयों का बहुत बड़ा अपमान था। चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद आज़ादी की लड़ाई में जो ठहराव आ गया था वह अब साइमन कमीशन के गठित की घोषणा से टूट गया। 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया, जिसमें गांधी, नेहरू सभी ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग ने भी साइमन के बहिष्कार का फैसला किया। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने इसे काले झंडे दिखाए। पूरे देश में साइमन
गो बैक साइमन, वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। लखनऊ में हुए लाठीचार्ज में पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हो गए और गोविंद बल्लभ पंत अपंग हो गए। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठी बरसाई। वह बुरी तरह घायल हो गए और मरने से पहले उन्होंने बोला था, आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। अतः इस कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।